हेलो, वेलकम बैक। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। राइट, लास्ट टाइम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, हीट करंट, वो सब कुछ देखा था, थर्मल रेजिस्टेंस। आज डिस्कस करेंगे और भी टॉपिक्स। थर्मल रेडिएशंस क्या होते हैं? थर्मल रेडिएशन नथिंग बट हीट रेडिएशन, जो हीट हम फील करते हैं। राइट, हीट सन से आती है, लाइट्स वगैरह से जो हीट फील होती है, अगर आग के पास में हो तो तुमको जो हीट फील हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द थर्मल रेडिएशंस। So thermal radiations are those radiations produced in us. They produce in us the sensation of the warmth. They are emitted by the body on the account of its temperature. मतलब गर्म बॉडी होगी तो वो फॉर श्योर थर्मल रेडिएशंस एमिट करेगी। मतलब हीट का ही एक अदर वर्ड है thermal radiations. It has been established that every body whose temperature is above 0 Kelvin वो थर्मल रेडिएशन एमिट करेगी। तो मतलब कोई भी बॉडी ले लो, राइट, लेट्स से ये बोर्ड तो हीट तो एमिट कर ही रहा है। ऑब्वियसली जब इसको टच करोगे इलेक्ट्रॉनिक्स तो गर्म फील होगा। इवन दो कोई भी चीज, जैसे लेट्स से ये स्टाइलस, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस नहीं हो रही है बट इसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, तो ये भी थर्मल रेडिएशन एमिट कर रहा है। सो द थर्मल रेडिएशन energy emitted depends on the temperature of the body and nature of the material. So ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि वो कितनी हीट एनर्जी रिलीज करेगा या लिबरेट करेगा। Some of the basic characteristics of the thermal radiations are they travel along the straight lines, right? Electromagnetic waves कह दो या सन में से आने वाली सारी एनर्जी कह दो। It travel in the form of wave, and it travels in a straight path. They require no medium for the propagation. रेडिएशन की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी, हमने पढ़ी कि रेडिएशन इज दैट मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर जिसमें हमको मीडियम की जरूरत नहीं है। दे डू नॉट हीट द इंटरवीनिंग मीडियम। जिस भी मीडियम से वो पास होती है ना, उस मीडियम को वो हीट नहीं करती है। सो ये जो हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन दिखा था, उसमें ये पॉइंट ऐड करने जैसा है कि जिस किसी भी मीडियम से हीट एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में निकलती है तो वो मीडियम हीट नहीं होगा। सो इधर हम ऐड कर सकते हैं कि मीडियम थ्रू विच रेडिएशन टेक प्लेस डज नॉट गेट हीटेड अप। मतलब मीडियम को पता ही नहीं चलेगा कि उसके थ्रू हीट एनर्जी पास हुई है। जबकि कन्वेक्शन में यस, मीडियम खुद ही लेकर जा रहा है, तो ऑब्वियसली यस, मीडियम इज हीटेड अप, itself gets heated up। और कंडक्शन में भी सेम, फिजिकल कांटेक्ट की वजह से है, तो यहां पर भी मीडियम गेट्स हीटेड अप, जो भी मीडियम है। सो थर्मल रेडिएशंस जहां से भी पास होती है, राइट, वो मीडियम को हीट नहीं करती है। फिर दे ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, हीट रेडिएशंस उतनी ही कम तुम तक पहुंचेगी। जैसे कि वहां पर आग लगी हुई है, मैं अगर काफी पास में रहूंगा तो मुझे हीट रेडिएशंस या थर्मल रेडिएशंस ज्यादा फील होंगे। मैं दूर चला जाऊंगा तो हीट रेडिएशंस या वो आग की गर्मी मुझे कम लगेगी। उसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। फिर
दे कैन बी रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन थर्मल रेडिएशन फॉलो करते हैं। लाइट भी एक थर्मल रेडिएशन ही है, राइट। लाइट में तुम रहते हो, सूरज की लाइट कह दो या कोई भी लाइट कह दो, तो तुम हीट फील करते ही हो उसी सोर्स की वजह से। सो लाइट कह दो या हीट कह दो, दे ओबे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट कह दो या हीट कह दो, दोनों एक ही बात है। थर्मल रेडिएशंस आल्सो एग्जिबिट द फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। तो ये जितने भी फिनोमिनन है लाइट के, ऑप्टिक्स करके ब्रांच है उसमें पढ़ते हैं, 12th स्टैंडर्ड में आएंगे। सो थर्मल रेडिएशंस ये फिनोमिनन भी दिखाती है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस और एमिटेंस। अब ये जो चीजें है ना, कोई भी गर्म बॉडी से रिलेटेड जो भी स्टडीज है, कोई भी गर्म बॉडी ले लो, काफी गर्म किया है हमने उसको, एकदम रेड हॉट गर्म कर दिया है। सो गर्म करना, गर्म करने के बाद जो भी होता है उस बॉडी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड फिजिक्स, अब वो सब स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला वाला वर्ड जो है उसमें है वो है रिफ्लेक्टेंस। रिफ्लेक्टेंस डिनोट करते हैं हम लेटर आर से। रिफ्लेक्टेंस का मतलब यही है कि कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। कौन सी एनर्जी? साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी नहीं, अभी हम जो एनर्जी की बात कर रहे हैं वो है हीट एनर्जी। सो द रिफ्लेक्टेंस और रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज ratio of the amount of thermal radiations reflected by the body to that of the total thermal radiations incident on it। इसका फॉर्मूला लिखने से पहले ये 3 पॉइंट समझ लो कि लेट से Q is the amount of the thermal radiations incident on the body। सबसे सबसे पहले ये टर्म्स Q यानी कितनी हीट आ रही है उस पर्टिकुलर सरफेस पे, तो उसको हम कहेंगे Q। फिर Q1 वो हीट है जो वो सरफेस रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, थर्मल रेडिएशंस रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी। Q2 वो अमाउंट ऑफ हीट है जो वो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर रहा है, और Q3 वो अमाउंट ऑफ हीट है जो वो ट्रांसमिट कर रहा है। सो लाइट एनर्जी जब किसी भी सरफेस पर गिरती है तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है या ट्रांसमिशन होता है? तीनों ही हो सकते हैं, या कोई भी एक फिनोमिनान ही इन्वॉल्व हो, या तो कोई भी दो फिनोमिनान इन्वॉल्व हो। जैसे कि हमारी बॉडीज कह दो, तो हमारी बॉडीज तो ओपेक बॉडीज है, तो हम पर जो भी हीट एनर्जी गिरती है, लाइट एनर्जी गिरती है, वो रिफ्लेक्ट होती है। कुछ अमाउंट हम एब्जॉर्ब भी कर जाते हैं, बट ट्रांसमिट हम नहीं करते हैं। कांच ले लो, राइट, प्लेन ग्लास कह दो। सो प्लेन ग्लास में क्या होता है, वो कुछ रिफ्लेक्ट करता है, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करता है और काफी सारा ट्रांसमिट भी कर देता है। तो किसी भी बॉडी पर हीट एनर्जी पड़ रही है तो वो एब्जॉर्ब कर सकती है, रिफ्लेक्ट कर सकती है, ट्रांसमिट कर सकती है, तीनों भी कर सकती है, या कोई भी एक फिनोमिनान या कोई भी दो फिनोमिनान भी कर सकती है। सो इसके बेसिस पे रिफ्लेक्टेंस डिनोटेड बाय द आर, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा रिफ्लेक्टेंस आर इज इक्वल्स टू टोटल हीट रिफ्लेक्टेड टू दैट ऑफ द टोटल हीट इंसिडेंट। कितनी हीट उसने रिफ्लेक्ट की है टू दैट ऑफ द कितनी हीट उसके ऊपर आई थी। उसी तरह से एब्जॉर्प्टेंस, रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस या एब्जॉर्बिंग पावर कह दो या रिफ्लेक्टिंग पावर कह दो, ये टर्मिनोलॉजीज है जो कि यूज होती है क्वेश्चंस में, तो पता होनी चाहिए। एब्जॉर्प्टेंस ए से डिनोटेड है। एब्जॉर्प्टेंस का मतलब है कि कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, रेशियो ऑफ द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब टू दैट ऑफ द हीट एनर्जी इंसिडेंट। एंड सेम वे ट्रांसमिटेंस या ट्रांसमिटिंग पावर को हम डिफाइन करेंगे, डिनोट होता है वो टी से, और उसका फॉर्मूला है कि कितनी हीट ट्रांसमिट हुई
रेशियो ऑफ कितनी हीट ट्रांसमिट हुई टू दैट ऑफ द कितनी हीट इंसिडेंट हुई। फिर ये जो तीनों है आर ए और टी, इन तीनों के बीच का रिलेशन। अब मैंने जो हीट एनर्जी भेजी थी क्यू, राइट, वो हीट एनर्जी में से कुछ हिस्सा Q1 के फॉर्म में यूज हुआ, कुछ हिस्सा Q2 के फॉर्म में यूज हुआ, कुछ हिस्सा Q3 के फॉर्म में यूज हुआ, है ना। जो भी हीट एनर्जी इंसिडेंट थी उसमें से कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ एब्जॉर्ब हो गई और कुछ ट्रांसमिट हो गई। सो अब इस चीज को मैं डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय Q कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 विल बी इक्वल टू Q1 अपॉन Q प्लस Q2 अपॉन Q प्लस Q3 अपॉन Q। और Q1 अपॉन Q क्या है, रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बटेंस, ट्रांसमिटेंस। तो ये तीनों के बीच में ये रिलेशन कि रैट इज इक्वल्स टू 1, रिफ्लेक्टेंस प्लस एब्जॉर्बटेंस प्लस ट्रांसमिटेंस इज इक्वल्स टू 1। 1 ले लो या 100% ले लो, मतलब जितनी भी हीट इंसिडेंट करोगे, राइट, 100% उसमें से कुछ रिफ्लेक्टेंस होगा, कुछ एब्जॉर्बटेंस होगा और कुछ ट्रांसमिटेंस होगा। इसी टर्मिनोलॉजीज का नॉलेज माइंड में रखते हुए हम ये कुछ और टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी हॉट बॉडी ले लो, राइट, मतलब किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी ले लो जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, सो उसमें कितनी हीट जा रही है, कितनी हीट वो दे रहा है, उन सब की स्टडीज से रिलेटेड ये टर्मिनोलॉजी तुमको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला वाला टर्म है मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस, या इसको ऐसे भी कहते हैं कि स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर डिनोटेड बाय ई लैम्डा, राइट। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर इज डिफाइंड एज फॉर ए हॉट बॉडी, या तो फिर फॉर ए बॉडी एट ए गिवन टेम्परेचर एंड एट ए गिवन वेवलेंथ, जो भी रेडिएंट एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम in a wavelength range of लैम्बडा माइनस 1/2 से लेके लैम्बडा प्लस 1/2। इन शब्दों को समझो। मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस, मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस कहो या स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर कहो। सो फॉर एनी बॉडी द रेडिएंट एनर्जी, राइट, रेडिएंट एनर्जी एमिटेड फ्रॉम बॉडी। रेडिएंट एनर्जी क्या होती है, रेडिएंट एनर्जी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सन में से जो एनर्जी आती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है। कुछ हम देख पाते हैं, वाइट लाइट हम देख पाते हैं, बट पता होगा तुमको कि विबग्योर के अलावा वायलेट से पहले भी कोई स्पेक्ट्रम एग्जिस्ट करता है और रेड के बाद में भी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम एग्जिस्ट करता है। तो सब कुछ मिला दो, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिला के जो एनर्जी बनती है उसको हम कहते हैं रेडिएंट एनर्जी। मतलब पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रेंज में कोई भी रेडिएशन कह दो तो उसको हम कहते हैं रेडिएंट एनर्जी। अब ये रेडिएंट एनर्जी के अंदर कुछ केमिकल रेडिएशंस जैसे अल्ट्रावायलेट वो भी आ गए,
विजिबल वो भी आ गया, और आर के बाद वाला इंफ्रारेड जो हीट रेडिएशन है वो भी आ गया। सो फॉर ए हॉट बॉडी या फॉर ए गिवन बॉडी एट ए गिवन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, एट ए गिवन वेवलेंथ, वेवलेंथ फिक्स होनी चाहिए, और उस गिवन टेम्परेचर उस गिवन वेवलेंथ पे उस हॉट बॉडी में से जो भी एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी निकल रही है पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम in a wavelength range of this to this is called spectral emissive power या तो मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस। फिर दूसरा वाला, दूसरा वाला प्रॉपर्टी क्या है? टोटल एमिटेंस और एमिसिव पावर, राइट? टोटल एमिटेंस, एमिसिव पावर, इट इज डिनोटेड बाय द ई। टोटल एमिटेंस या एमिसिव पावर, पावर ऑफ ए बॉडी एट ए गिवन टेम्परेचर and for all wavelength is defined as a thermal energy emitted from body per unit surface area per unit surface area and per unit time। मतलब गिवन टाइम कह दो या एक सेकेंड कह दो, उतने टाइम के अंदर बॉडी, राइट, कितनी वेवलेंथ एमिट कर सकती है, तो उसको हम कहते हैं टोटल एमिटेंस और एमिसिव पावर। के कोई भी एक बॉडी ले लो तो इसके लिए ये भी एप्लीकेबल है, खास करके हॉट बॉडीज, उसके लिए ये भी एप्लीकेबल है। तो पर ये कंडीशंस याद रखो, इन सब में कंडीशन खास यही है कि एट गिवन टेम्परेचर फॉर ऑल वेवलेंथ, उसके अंदर था एट गिवन टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ थी। और जैसे तुमने ऐसा एक कह दिया कि भाई 10 नैनोमीटर की वेवलेंथ, तो 10 - ½ और 10 + ½ उस रेंज के अंदर कंसीडर करना है। इसके अंदर एनी वेवलेंथ ले लो, उसको हम कहते हैं टोटल एमिसिव पावर। टोटल एमिसिव पावर, इसका एसआई यूनिट भी है, एसआई यूनिट है वॉट पर मीटर स्क्वायर, और टोटल एमिसिव पावर ई का फॉर्मूला भी है कि टोटल एमिसिव पावर ई इज इक्वल्स टू 0 to infinity स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर इंटू डी लैम्डा। याद रखो, न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा, राइट? इसके लिए नहीं है फॉर्मूला, ये थियोरेटिकल है, इसके लिए है फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट टर्म आता है एमिसिविटी। क्या है एमिसिविटी? सो emissivity is denoted by the E, right? Epsilon. Emissivity is denoted by the epsilon, और उसको डिफाइन करते हैं emissivity E of a body is, यहां पर भी कंडीशन है कि भाई एट ए गिवन टेम्परेचर is defined as a ratio of
emissive power of the body to that of emissive power of black body at that given temperature. अब इस चीज को समझो, एमिसिविटी ई, इसका फॉर्मूला लिखूं तो एमिसिविटी ई विल बी इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल ई. Emissive power of the black body is denoted by the capital E. Emissive power of the black body डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ये एमिसिविटी. और एमिसिविटी हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है. अब इन वर्ड्स को हम हमारे रेगुलर लैंग्वेज से भी समझ सकते हैं, पर काफी सिमिलरिटी है. जैसे ये एमिटेंस कह दो, ये भी एमिसिविटी है, तो मतलब रेडिएशन बाहर ही निकल रही है. बट डिफरेंस समझो, इधर है एट ए गिवन टेम्परेचर एट ए गिवन वेवलेंथ, और यहां पर है रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी. और यहां पर है एट गिवन टेम्परेचर ऑल वेवलेंथ बट थर्मल एनर्जी. क्या होती है रेडिएंट एनर्जी, क्या होती है थर्मल एनर्जी? रेडिएंट एनर्जी यानी एनर्जी फ्रॉम ऑल द वेवलेंथ, ऐसे लिख सकते हैं इसको. रेडिएंट एनर्जी मतलब एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स, उसको हम कहेंगे रेडिएंट एनर्जी. और थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी. तो हीट एनर्जी का तो डेफिनेशन तुमको पता होगा कि इट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, तो उसको हम कहते हैं थर्मल एनर्जी. सो ये सारे वर्ड्स से डिफरेंशिएट होते हैं ये जो टर्म्स है. फिर नेक्स्ट वाला जो टर्म है वो है मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टेंस और स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर. ये तीन चीज एमिशन के बारे में थी, ये एब्जॉर्प्शन के बारे में है. और स्पेक्ट्रल का मतलब यही है कि एक स्पेसिफाइड वेवलेंथ पे, राइट, वो कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है. सो यहां पर है कि फॉर ए बॉडी एट गिवन वेवलेंथ ए लैम्डा यानी मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टेंस is defined as a thermal energy absorbed by it in total, thermal energy absorbed by it to the total energy incident on it in a unit wavelength range, that is लैम्बडा माइनस हाफ से लेके लैम्बडा प्लस हाफ तक. मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टेंस, ये एब्जॉर्प्शन जैसा ही है जो एब्जॉर्प्टेंस हमने यहाँ पर डिफाइन किया ना,
कि कितनी हीट एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की टू दैट ऑफ द कितनी एनर्जी उस पर इंसिडेंट हुई, सेम ही है बट कंडीशन यही है एट ए गिवन वेवलेंथ, एट ए गिवन वेवलेंथ कि उसको कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की टू दैट ऑफ द कितनी एनर्जी उस पर इंसिडेंट हुई थी। सो ये कुछ एडिशनली टर्मिनोलॉजीज थी हीट या हॉट बॉडीज से रिलेटेड स्टडीज करने के लिए। कुछ आगे फॉर्मूलाज भी है इनसे रिलेटेड, इसीलिए इनको एटलीस्ट टर्म्स और उनके नोटेशंस याद रखना है। जैसे ये मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस है या स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर कह दो ई लैम्बडा, राइट। टोटल एमिटेंस डिनोटेड बाय द ई, एमिसिविटी डिनोटेड बाय द एप्सिलॉन, मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टेंस, तो मोनोक्रोमेटिक वर्ड आता है तब ये समझ लेना है यूनिट वेवलेंथ रेंज। फिर नेक्स्ट आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड जो स्टडीज है उसके अंदर तो सबसे पहले एक तो ग्रीन हाउस क्या है, तो ग्रीन हाउस का ये रहा डेफिनेशन कि कांच जो है ना वो हर तरह की वेवलेंथ को, खास करके शॉर्टर वेवलेंथ को अंदर आने देता है। मतलब कि सन से जो रेडिएशंस आती है वो सारी शॉर्ट वेवलेंथ की है। अब वो शॉर्ट वेवलेंथ वाली जो भी वेवलेंथ है या जो भी रेडिएशंस है, राइट, वो ग्लास के अंदर आ सकती है और उसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस। कांच के स्ट्रक्चर को या कांच से बने हुए घर को हम कहते हैं ग्रीन हाउस। वो हीट को ट्रैप करके रख देता है। But the presence of carbon dioxide and water vapor does not allow the larger wavelength radiations emitted by the heated objects in the glass house to escape from it, and this way the energy gets trapped inside the glass house. This leads to the greenhouse effect. समझ में आया? तो कुछ ऐसा ड्राइंग करके मैं समझाऊं तो लेट्स से ये ग्लास का हाउस है, छोटी छोटी वेवलेंथ जो सन की आ रही है ना वो अंदर तो चली जाती है, बट अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स है ना ये सारे ऑब्जेक्ट्स उसको एब्जॉर्ब करके जो रिलीज करते हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ होती है। अब ये लॉन्गर वेवलेंथ टकरा के राइट वापिस अंदर के अंदर आ जाती है, मतलब हीट एनर्जी ट्रैप हो गई। सो ट्रैपिंग ऑफ हीट एनर्जी वी कॉल इट एज ए ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको ऐसे शॉर्ट में भी कह सकते हो ट्रैपिंग ऑफ हीट एनर्जी। तो अंदर के ऑब्जेक्ट्स इसको एब्जॉर्ब करके लॉन्गर वेवलेंथ में कन्वर्ट करके बाहर भेजेंगे। खास करके ये पेड़ पौधे उगाने के लिए ठंडे प्रदेशों में ऐसे ग्रीन हाउसेस यूज होते हैं। अब जरूरी नहीं है सिर्फ कांच का ही हो, प्लास्टिक भी वो काम कर सकता है। तो इसको कहता है ग्रीन हाउस। इंटीरियर ऑफ द ग्रीन हाउस वार्म रहता है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। फिर नेक्स्ट जो है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ टू कंसेप्ट्स। ऑल ऑब्जेक्ट्स radiate radiations which depend upon their temperature. High temperature objects radiate shorter wavelength, right, and low temperature objects radiate longer wavelength. So ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा एकदम रेड हॉट चीज है ना तो उससे निकलने वाली गर्मी आराम से एस्केप हो जाएगी, बट थोड़ी बहुत गर्म चीज है ना, जैसे कि गर्म पानी कह दो, कोई भी चीज जैसे ये एलसीडी कह दो तो ये थोड़ी बहुत गर्म है, मतलब हम छू सकते हैं। तो ये लोग जो रेडिएशन बाहर निकालते हैं ना वो लॉन्गर वेवलेंथ के फॉर्म में होती है। तो ये लॉन्गर वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन है ना वही प्रॉब्लमेटिक है, वो एस्केप नहीं हो पाती है। कहाँ से एस्केप नहीं हो पाती है? ना तो कांच में से एस्केप हो पाती है, ना अर्थ के एटमॉस्फेयर में से एस्केप हो पाती है। चलो आगे की स्टोरी देखते हैं। The transparency of things like air and glass depends on the wavelength of radiations falling on them. अब कांच भले हमको लगता है लाइट तो आर पार हो रही है, बट कुछ वेवलेंथ आर पार हो सकती है, बट खास करके थर्मल रेडिएशंस के बारे में बात करें ना तो थर्मल रेडिएशंस में जो छोटी वेवलेंथ वाली रेडिएशन है वो कांच से अंदर तो आ सकती है, प्लास्टिक से अंदर तो आ सकती है, फिर एब्जॉर्ब होने के बाद जब वो लॉन्गर में कन्वर्ट हो गई फिर वो कांच के या प्लास्टिक के बाहर निकल नहीं पाएगी। So transparency of the things
like air and glass depends on the wavelength of radiations falling on them. Air is transparent to both infrared radiations and visible radiations, unless air contains excess carbon dioxide and water vapor, in which case it is opaque to infrared radiations. Glass is transparent to visible light radiation but is opaque to infrared radiations. अब visible light भी heat तो प्रोड्यूस करती ही है. अब आते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ पे. अब ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ अच्छा ही था, लेकिन देखो इस कंडीशन की वजह से, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की वजह से क्या हो गया है कि जो भी हीट बाहर जानी चाहिए थी वो जा नहीं रही है. अब पॉल्यूशन के पहले का सिनेरियो क्या था कि जो भी सनलाइट में से शॉर्टर वेवलेंथ आ रही थी, अर्थ पे गिर रही थी, पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर रहे थे, लॉन्गर वेवलेंथ रिलीज कर रहे थे. अब ये लॉन्गर वेवलेंथ आसमान में जाके CO2 और वाटर वेपर से टकरा के वापिस अर्थ पे आ जा रही थी. पर ये कुछ लिमिट में हो रहा था, जिससे क्या था कि अर्थ का एक टेम्परेचर मेंटेन था. फिर उसके बाद में आई ह्यूमन एक्टिविटीज, बिल्डिंगें बनाई, फैक्ट्रीज बनाई, CO2 का रिलीज बढ़ गया, राइट. और उस वजह से अब जो हीट ट्रैप हो रही है वो इतनी ज्यादा है कि हम इंसान ही उस ट्रैप्ड हीट के अंदर फंस गए हैं. हीट बाहर, एटमॉस्फेयर के बाहर निकल ही नहीं पा रही है. अल्टीमेटली ये ट्रैप्ड हीट पूरे के पूरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा रही है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. सो ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ, सो ये रेगुलर फिनोमिनान है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की बात है. द अर्थ एटमोस्फियर ट्रांसमिट्स द सोलर रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन. दे रीच टू द अर्थ surface of the earth. The surface of the earth absorbs the energy and radiates part of this energy in the form of longer wavelength radiations called as terrestrial radiations. Terrestrial radiations, this terrestrial radiations would partly escape and get partly trapped, helping to maintain temperature of earth that would sustain life. पर अब इसके बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया. इसके बाद में अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया. क्या आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में? बहुत ज्यादा CO2, right? The carbon dioxide and water vapor present in the atmosphere absorbs terrestrial radiations and re-emit much of these longer wavelength radiations back to Earth. Therefore, long wavelength radiations cannot the Earth escape the Earth's atmosphere, resulting in the warming effect on the Earth and keeping the average temperature of the Earth between 19 degrees centigrade to 27 degrees centigrade suitable for the human living. It means the Earth's atmosphere provides greenhouse effect on Earth. अदरवाइज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वुड बी मच स्मॉलर. मतलब हीट आती और चली जाती तो टेम्परेचर अर्थ का काफी कम ही रहता. सो ये पूरा एक ही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ.
सो ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ जो लाइफ को बचाने में बहुत हेल्पफुल था, बट एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन को छोड़ो, एक्सेसिव पॉल्यूशन हैज increased temperature of earth beyond range and have caused global warming। लिख लेना तुम। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये है, एक तो ग्रीन हाउस क्या है, राइट, फिर दूसरा है ट्रैपिंग ऑफ द हीट एनर्जी। ग्रीन हाउस क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ और एक्सेसिव ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ जिसकी वजह से हुआ है ग्लोबल वार्मिंग। तो इतनी चीजें पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होता है, क्या होती है परफेक्टली ब्लैक बॉडी और क्या होता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, या टोटल रेडिएशंस भी कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को। तो ब्लैक बॉडी का मतलब है कि वो बॉडी जो कोई भी रेडिएशन दो, कोई भी वेवलेंथ, रेडिएशन मतलब वेवलेंथ, सो शुरुआत से 0 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी वेवलेंथ दो सारी एब्जॉर्ब कर पाएगी, राइट। और जब उसको गर्म करेंगे ना तो 0 से लेके इंफिनिटी तक वो सारी वेवलेंथ दे भी पाएगी। सो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। है कोई ऐसी परफेक्टली ब्लैक बॉडी? कई सारी बॉडीज है जो कि कुछ हद तक वो कुछ परसेंटेज एब्जॉर्ब कर सकती है, कुछ परसेंटेज तक रिलीज कर सकती है, बट परफेक्टली ब्लैक बॉडी मतलब 100% एब्जॉर्बटेंस होना चाहिए और 100% उसका रिलीज बैक होना चाहिए। सो एब्जॉर्बटेंस 100% होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी। देखो परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज यूनिटी। क्या है यूनिटी? क्या होगा यूनिटी? उसका एब्जॉर्बटेंस या एब्जॉर्बिंग पावर यूनिटी होगा, तो उसको हम कहेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी। वैसे कोई भी बॉडी उतनी परफेक्टली ब्लैक नहीं है, जो ब्लैक कलर भी तुमको देखता है वो भी कुछ 100% सब कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा। मे बी 98%, मे बी 95%, 94%। जैसे ये बैकग्राउंड ब्लैक है बट काफ़ी शाइनी है, तो इसका जो एब्जॉर्बटेंस है 80% के आसपास ही रहेगा। बट ये फेरी करके एक साइंटिस्ट था, उसने एक ब्लैक बॉडी डिजाइन की। क्या थी वो ब्लैक बॉडी? उसने ये डिस्कवर किया कि जो लैंप ब्लैक होता है, काजल, आंखों में लगाने वाला काजल, वो है, वो काफी हद तक परफेक्टली ब्लैक बॉडी के क्लोज है। कितनी हद तक? उसका कुछ 98% या 97% एब्जॉर्बटेंस है। सो वो परफेक्शन के काफी करीब है। अब उससे ज्यादा एब्जॉर्बटेंस तो और किसी चीज का नहीं है। लैम्प ब्लैक कह दो, सूट कह दो, हिंदी में उसको काजल कह दो, राइट। कोई भी मतलब दिया जलता है तो ऊपर जो ब्लैक टार कलेक्ट होता है उसको हम कहते हैं लैम्प ब्लैक। सो परफेक्टली ब्लैक बॉडी जिसका एब्जॉर्बटेंस 100% हो या यूनिटी हो। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस are the radiations given out by the black body. Ideally it should be from 0 to infinity amount of wavelength, right, और वो सारी की सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब भी कर जाए। और 97% तक एब्जॉर्बटेंस हासिल करने के लिए ये जो साइंटिस्ट था फेरी, उसने ऐसा एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया कि अंदर की साइड पूरी उसने कार्बन ब्लैक सूट या काजल से रंग दी, राइट। एक पी करके प्रोजेक्शन था। प्रोजेक्शन क्यों था? क्योंकि यहाँ से जो भी रेडिएशन जाएगी टकरा के सीधी बाहर ना आ जाए। तो ये प्रोजेक्शन की वजह से क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होता है, जिसकी वजह से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से चांसेस है कि सारी ही रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसीलिए उसने वो प्रोजेक्शंस रखा था। The inside of the sphere is coated with the lamp black. Any radiations entering the sphere through the opening O suffers multiple reflections at its inner wall. About 97% of it is absorbed by the lamp black at each reflection.
Therefore, after a few reflections, almost entire radiation is absorbed. The projection helps in avoiding any direct reflection which even otherwise is hardly possible because of the small size of the opening. मतलब जाएगा टकरा के बाहर आ जाएगा, पर प्रोजेक्शन ने ये श्योर कर दिया कि जो भी जा रहा है वो अंदर ही रह जाए, बाहर ना निकल पाए. When this body is placed in a bath at a fixed temperature, the heat radiation come out of the hole. The opening thus act as a black body radiator. तो यही बॉडी जो थी एज ए ब्लैक बॉडी एब्जॉर्बटेंस भी और एज ए ब्लैक बॉडी रेडिएटर भी. मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर, ये कुछ क्या कहते हैं, ये जो कवरिंग है ना वो भी पूरी की पूरी इंसुलेटेड टाइप थी कि मतलब उसकी वजह से ना तो अंदर कोई इफेक्ट हो ना बाहर कोई इफेक्ट हो. तो इसको भी कितना भी तुम गर्म करके फिर छोड़ दोगे तो यहां से जो रेडिएशंस निकलेगी उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन. तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में जो याद रखने वाली चीज है वो पहली चीज है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी absorptance is 1, right? और second one, it absorbs all wavelength. तीसरा पॉइंट, it can emit all wavelength. उसको जब नॉर्मल कंडीशन में तो एब्जॉर्ब करेगी, जब उसको गर्म करके छोड़ दोगे तो वो सारी की सारी वेवलेंथ एमिट करेगी. फोर्थ वन, देयर इज नो perfectly black body. Fifth point, lamp black is around 97% perfectly black. और उसको हम कहते हैं कि वही हमारी ब्लैक बॉडी. और ये किसने डिस्कवर किया था? फेरी डिजाइंड इट, ये वाला जो स्ट्रक्चर है. तो इतना याद रहना है. नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे. तब तक ये पढ़ो, रिवाइज करो. सी यू, बाय बाय.